जी वेलकम वंस अगेन। इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट एक जो सेशन होता है जूम पे वो 40 मिनट वाला है, सो एवरीबॉडी हैज टू ज्वाइन वंस अगेन। जी आयुषी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, जी, बिल्कुल। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी यू आर ऑडिबल। आयुषी जी, आप बात कर रही थी ऐसे राइटिंग को लेके कि आप कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ फैक्ट या ब्रिक्स या सारा का सारा उनको मर्ज करती थी आपके आंसर राइटिंग में। ऐसे में जी आयुषी जी कंटिन्यू करें आपकी बात। तो उसके बाद मैं ऐसे बताती थी कि किस तरीके से लीडर्स जो हैं कई कई बार नेगेटिव रोल भी प्ले करते हैं, जैसे कि हिटलर, या फिर कई बार जैसे चाइना भी एक एग्रेसिव रोल प्ले कर रहा है इस तरीके से। फिर एंड में बताती थी कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, और फिर उसके बाद ऐसे को एंड कर देती थी एक बैलेंस कंक्लूजन के साथ। तो कंक्लूजन में भी मैं कोशिश करती थी कि मैं कुछ पोयम डाल दूँ, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की कोई पोयम हो गई, या फिर कोई एक पर्टिकुलर एक कोई अच्छा सा कोई कोट हो गया, तो कोटेशन से एंड कर देती थी। तो ऐसे का ओवरऑल स्ट्रैटेजी मेरा यही रहता था। जी आयुषी जी, आप ऐसा कहते हैं कि बीज डालना ही सिर्फ काफी नहीं होता है, उसे बीज को पेड़ बनाने तक उस पौधे को संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होती है। और चूंकि यूपीएससी एक चक्रव्यूह की तरह है, आजकल तो बात चलती कि आईयूएल इंडियन यूपीएससी लीग, इसमें लाखों एस्पायरेंट शामिल होते हैं और कुछ 1% से भी कम सिलेक्ट हो पाते हैं, अपने सपने को साकार कर पाते हैं आपकी तरह। तो हर तीसरे चौथे दिन व्यक्ति डिमोटिवेट होता है अपनी तैयारी को लेकर या दूसरी चीजों को देख के। तो वो कौन सी ड्राइव थी, वो कौन सा मोटिवेशन था आपके अंदर से जिसने आपको इतना जिंदा रखा और तीसरे अटेम्प्ट में आपको इस जर्नी तक पहुंचाया? हाँ जी, बिल्कुल। कई बार हमें ऐसा लगता है फेलियर्स देखने के बाद कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, या जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं। या फिर कई सारे बच्चे ऐसा होपलेस फील करते हैं कि क्या उन्होंने सही दिशा ली है या नहीं, या इस एग्जाम में आना के लिए तैयारी करना सही था या नहीं। तो इन सभी प्रश्नों के लिए मैं कहूँगी कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपको यही करना है। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने कहा है या कोई आपके परिवार में इसकी तैयारी कर रहा है, तो सिर्फ़ इसी वजह से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एक रियलाइज़ेशन जो है वो आपको अंदर से आना चाहिए कि आपको इसकी तैयारी करना है, क्योंकि ये बहुत ही लंबी रेस होने वाली है। और ज़रूरी नहीं कि आपको पहले दूसरे अटेम्प्ट में नहीं, आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर ही आपको पहले अटेम्प्ट में सफलता मिलेगी, बट हो सकता है कि आपको पहले या दूसरे अटेम्प्ट में सफलता ना मिले और मेरी तरह तीसरे अटेम्प्ट तक जाना पड़े। तो उस केस में आपको मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि कॉलिंग या आवाज़ आपके अंदर से आती है, या जो आपका रीज़न है इसको आप बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, जैसे मेरे केस में था कि मैंने जॉब छोड़ा क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं समाज को कुछ वापस लौटाऊँ अपनी सर्विसेज के थ्रू, सिविल सर्विसेज में आने के बाद। तो वो जो एक चीज़ थी, डिफरेंट फेलियर्स फील करने के बाद भी मुझे कहीं न कहीं मोटिवेट करती रहती थी कि ये जो मैं पढ़ाई है सिर्फ़ अपने लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं अपनी लाइफ़ को एक पर्पस प्रदान करने के लिए कर रही हूँ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये बात आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने से पहले ही एक डायरी में लिख लें कि आप सिविल सर्विसेज क्यों जॉइन करना चाहते हैं। उस डायरी को आप बार-बार देखें जब भी आपको ऐसा लगे कि आप होपलेस फील कर रहे हैं या आपको निराशा फील हो रही है आपके एग्ज़ाम के किसी भी लेवल पर। जी आयुषी जी, आयुषी जी, द लास्ट लैप ऑफ जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कोई भी रेस में हिस्सा ले रहे हैं तो आखिरी के लैप में भी हमें उतनी एक्यूरेसी और स्पीड चाहिए। तो आपने प्री के बारे में बहुत अच्छे से बताया, मेंस के बारे में बताया। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग जो एक एस्पिरेंट को इंटरव्यू के दौरान याद रखनी चाहिए, या आपका इंटरव्यू कैसा रहा? कुछ इनपुट्स आप अगर इंटरव्यू के बारे में देना चाहें तो। जैसा कि मैं बताऊँ तो मैं एक बहुत ही छोटी जगह से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि मैं अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं कर पाती थी। बहुत हेजिटेशन होता था बोलने में, तो मैंने कोशिश की जितना भी मुझे मौका मिला कि मैं डेली प्रैक्टिस करूँ आंसर्स बोलने की, आईने के सामने बोलूँ, अपने दोस्तों से बात करके बोलूँ। जैसे ज़ूम मीटिंग्स के थ्रू हम प्रैक्टिस करते थे आंसर्स बोलने की, तो मैं दिन में कम से कम 1 इंटरव्यू तो दे ही देती थी। तो मेरे 2-3 डिफरेंट ग्रुप्स थे, अलग-अलग कोचिंग्स के। ऐसे बच्चे थे जिनको मैंने कभी पहले देखा नहीं था, बट कोचिंग के माध्यम से या किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हम मिले थे। तो उस तरीके से मैं स्ट्रेंजर्स से, मतलब या जो दूसरे इंटरव्यू देने वाले बच्चे हैं, उनके साथ में प्रैक्टिस करती थी। तो वो हेजिटेशन कहीं न कहीं उस वजह से गया है। और मैंने इंटरव्यूज़ या अपने भाई को ही मैं क्वेश्चन सेट पकड़ा देती थी कि ये सारे 5 क्वेश्चन हैं, ये मैं तुमको आंसर दूँगी, तो वो मेरे इंटरव्यूज़ ले लेता था। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको इंटरव्यू के लिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके आंसर्स आप ढंग से प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे। और दूसरा ये कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा के दौरान,
तो वो जो क्वेश्चन, वो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं या डैफ बोलते हैं। तो उसको आपको काफी अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। उसमें लिखी हुई हर जानकारी, एक एक शब्द, यदि जैसे मेरे दुकान का नाम है अरिहंत ट्रेडर्स, तो मुझे अरिहंत जो हमारा सबमरीन है उस तक की बहुत डिटेल में स्टडी करनी पड़ी, और उस सबमरीन से मुझे नेवी के बारे में स्टडी बहुत अच्छे से करनी पड़ी, और फिर मुझे ये स्टडी करनी पड़ी कि वो जो ब्लू वाटर नेवी है वो क्या होती है और वर्ल्ड में किस किस के पास है। तो ये एक थोड़ा सा बहुत ही डिटेल्ड स्टडी हो जाती है। अगर आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, अगर मेरा नाम आयुषी है, तो मुझे आयुष मंत्रालय के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में, आयुष्मान भारत अभियान के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ा। और जैसे कि हम कोरोना चल रहा था, तो कोरोना के समय में आयुष मिनिस्ट्री का क्या रोल था, और जैसे पतंजलि वाला जो एक कंट्रोवर्सी हुआ था, तो उसको किस तरीके से, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि वो आयुर्वेदा का एक पार्ट है, तो उसको मैं किस तरीके से डील करूंगी। तो करंट अफेयर्स और जो मेरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म था उसको कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ना, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो मैं एक से दो न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी कम से कम, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती थी मैं काफी अच्छे से, और फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनाती थी और उनको टॉपिक वाइज कवर करती थी। तो अगर मान लीजिए मैंने कोरोना है, तो कोरोना के मेरे लगभग 130 से 150 पेज के नोट्स बन गए थे। तो कोरोना को मैंने हर वर्टिकल से कवर कर लिया था, मेरे डैप के हर पॉइंट से कवर कर लिया था, इंटरनेशनल रिलेशन से मैंने कवर कर लिया था, इंडिया में क्या अच्छे मॉडल्स थे कोरोना से रिलेटेड, वर्ल्ड में क्या अच्छे मॉडल्स थे कोरोना से रिलेटेड, तो हर तरीके के क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए थे। तो एक आपको करंट अफेयर्स, आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म और आपकी प्रैक्टिस, मुझे लगता है ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स जो हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंटरव्यू की तैयारी के दौरान। आयुषी जी, जिंदगी में जब भी अच्छे पल होते हैं तो वो हमें जिंदगी भर याद रहते हैं, और नो डाउट आपकी जिंदगी का भी एक पल रहा कि पैनल के सामने जब आपने वो इंटरव्यू दिया। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी आपके इंटरव्यू के दौरान, जो 20 मिनट या 50 मिनट में जो आपके उस इंटरव्यू के दौरान घटी थी, जो वो बात आपको हमेशा याद रहेगी, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो, मेरा टफ क्वेश्चन हो या आंसर हो आपका। जी। मेरा जो इंटरव्यू का पैनल था वो बहुत ही कॉर्डियल था, वो बहुत सपोर्टिव थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि कोरोना का टाइम है, हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं और हम सब ने मास्क लगाया हुआ था, फेस शील्ड पहनी हुई थी, ग्लव्स पहने हुए थे, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो सभी के पसीने छूट रहे थे, और एक जो फेस शील्ड की वजह से पूरा फॉग आ गया था उसके आगे, तो हम प्रॉपरली देख नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से जो बोर्ड था, जो 5 मेंबर्स का बोर्ड था, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने हमेशा हमें फील कराया कि हम बहुत कंफर्टेबली वहाँ पर बैठे हैं, कोई भी दिक्कत है तो हम उनको बताएं। और दूसरा ये कि उन्होंने मेरे ऑप्शनल से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे। तो पहला तो यही था कि मैंने इंजीनियरिंग के बाद एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल क्यों लिया, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के कैसा लगा, या मेरा इम्पोर्टेंट सेक्शन क्या था एंथ्रोपोलॉजी में, जो कि मैंने उनसे कहा ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। तो फिर उस पर कई सारे सवाल थे, पातालकोट के ऊपर, गड़िया लोहार ट्राइब के ऊपर, सेंटिनलीज ट्राइब के ऊपर, और जो घुमक्कड़ ट्राइब्स होती हैं या फिर जिनको हम नोमैडिक ट्राइब्स बोलते हैं उनके ऊपर। तो और फिर एक जो मेंबर थे पैनल के, उन्होंने मुझसे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर सवाल पूछे, क्योंकि इंडिया चाइना का टॉपिक इतना ज़्यादा चल रहा था, तो उन्होंने मुझसे इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट पूछा, और फिर ये भी पूछा कि किस तरीके से कोरोना के कोरोना काल में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। और दूसरा उन्होंने मुझसे ब्रेग्जिट के बारे में पूछा कि उससे इंडिया को क्या फ़ायदा हो सकता है, या इंडिया पे क्या असर पड़ेगा ब्रेग्जिट होने का। जो एक मेंबर थे उन्होंने मुझसे मेरे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, एक केस स्टडी भी बोली कि अगर मेरे कोई सबॉर्डिनेट कोई गलती कर देते हैं तो उसको उसके लिए मेरा पहला स्टेप क्या होगा, या मेरी अप्रोच क्या होगी उस गलती के प्रति। और जो आखिरी मेंबर थी वो लेडी मेंबर थी पैनल की, तो उन्होंने मुझसे अब मेरी हॉबीज के बारे में काफी ज्यादा चीजें पूछी, जो कि थी डॉक्यूमेंट्री वॉचिंग एंड रिफ्लेक्टिव डायरी राइटिंग। और जो आखिरी सवाल था जो मुझसे चेयरमैन सर ने पूछा था, जो कि ये था कि कोरोना के बारे में हम बहुत सारी नेगेटिव चीजें सुन रहे हैं, बट आप हमें कुछ पॉजिटिव चीज बताइए कोरोना के बारे में। तो मेरा इसके लिए जवाब ये था कि कोई भी जो क्राइसिस है या कोई भी जो डिफिकल्टी है, हमें उसको ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए, उससे इम्पोर्टेंट लेसन ले लेने चाहिए, जैसा कि हम कोरोना से भी कर रहे हैं। और हम जो उससे सीख रहे हैं उसको हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के थ्रू, या फिर जो गरीब कल्याण योजना है उसके थ्रू हम लेसन ले रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन लर्निंग्स को। तो मैंने उनसे बोला कि सबसे पहला तो पर्यावरण की दृष्टि से हमारा काफ़ी अच्छा हो गया है, पर्यावरण प्रदूषण का लेवल कम हो गया था, क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं चल रही थी, और जो व्हीकल्स हैं उनसे फॉसिल फ्यूल का जो स्मोक है वो कम हो रहा था।
तो पर्यावरण काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था, और जो बहुत ही एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जैसे कि गैरमाथा कोस्ट पे ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं, तो ऐसा देखा गया कि वो ज़्यादा अच्छे से थ्राइव कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान। तो ये एक एक पॉइंट मैंने बोला। दूसरा ये कि हमें ये रियलाइज़ेशन हुआ कि किस तरीके से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जो लेबरर्स हैं, जो हमारे समाज में जो ये सब काम के जो सामाजिक असमानता है, सोशल इनइक्वालिटी है, उसको एड्रेस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है यदि हम इंडिया का होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं तो। और तीसरा ये रियलाइजेशन कि हमको हमारे इंडिया के पूरे डेवलपमेंट के लिए लघु उद्योग या एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सकता है कि हम आम समय के दौरान भी हम इस बात को रियलाइज़ करते, बट कोरोना की वजह से हमें ये रियलाइज़ेशन काफ़ी जल्दी हो गया है। तो और हम ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ रियलाइज़ेशन हुआ है, बल्कि हम उससे कई ज़्यादा लेसन्स भी ले रहे हैं। तो आपने बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट्स में लोगों को बताया कि आपने कैसे-कैसे चीज़ें कवर की। आयुषी जी, आप बताना चाहेंगी कि क्या 2 गलतियाँ जो इंटरव्यू के दौरान नहीं करना चाहिए एक एस्पायरेंट को? एक तो ये कि आपको अगर कोई सवाल नहीं आता है तो आपको उसमें उनको घुमा फिरा कर कुछ भी नहीं बताना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं और सारे रिटायर्ड लोग हैं, 60 ईयर्स से अबव उनकी एज है। तो इसका मतलब है कि वो 60 इंटू 5 300 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके सामने बैठा है, और आपका एक्सपीरियंस, आपकी एज कितनी होगी, 25 से 30 साल के बीच में, तो 300 के सामने 25 टू 30 इयर्स तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनको घुमाना नहीं चाहिए आंसर्स में। अगर आपको जो आंसर क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता है तो आप उनको क्लियरली बोल दीजिए कि सर मुझे ये आंसर नहीं आता है, बट मैं घर जाके इसको पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, या फिर मैं अभी इसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि तो इस तरीके से आप अपना आंसर को बता सकते हैं कि आपको नहीं याद आ रहा है, या फिर आपको बोलना है कि मुझे एकदम तो नहीं पता है, बट मैं इस टर्म से मुझे जो समझ में आ रहा है, क्या मैं उसको बोल सकती हूँ, तो वो भी आपको उनको परमिशन लेने के बाद ही बोलना है। तो पहली चीज तो ये रहेगी। और दूसरा ये कि आपको दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करना है, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, जो आपकी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी, और दूसरा जो आपका करंट अफेयर्स है, उन दोनों को। तो किसी भी एक पार्ट को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, दोनों ही पार्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देना है और दोनों को क्लब करते हुए पढ़ना है। जी, आयुषी जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि ये 2 गलतियाँ नहीं करना चाहिए। आयुषी जी, एस्पायरेंट्स जानना चाहते हैं, हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने सिर्फ़ यूपीएससी को फ़ोकस किया कि यूपीएससी के अलावा कुछ स्टेट पीएससी की भी एग्ज़ाम्स दी और कुछ अलग एग्ज़ाम्स भी दी आपने? मैंने सिर्फ यूपीएससी को ही फोकस किया था, और इसके अलावा मैंने कोई दूसरे एग्जाम्स पे इतना फोकस नहीं किया था, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट से आई थी और मेरे पास मुझे यूपीएस क्योंकि मैं ऐसा ध्येय ही बनाकर आई थी कि मुझे यूपीएससी ही करना है। तो और मैं मुझे हर स्टेप पे अपनी गलतियां पता चलती गई, और एक मोटिवेशन हमेशा बना रहा कि यदि मैं इस गलतियों को पर काम कर लूंगी तो शायद सफलता मुझे मिल जाएगी। तो वो एक पॉजिटिव फीलिंग हमेशा से ही थी। तो मैंने किसी दूसरे एग्जाम के बारे में नहीं सोचा, बट ऐसा था कि यदि इस तीसरे अटेम्प्ट में मुझे सफलता नहीं मिलती तो ज़रूर मैं एमपीपीएससी या दूसरे फॉर्म भी भरती, जैसे कि आरबीआई या सीबी, बट तीसरे अटेम्प्ट तक मैंने नहीं सोचा था। जी, जी। तो आयुषी जी, अगर आपकी परमिशन हो तो हम फ़ोरम को ओपन करते हैं। कुछ क्वेश्चन्स हैं जो लोग आपसे पूछना चाहते हैं। बाकी एवरीथिंग आपने सारे इनपुट्स के बारे में बताया। इफ यू अलाउ सो मैं फ़ोरम को ओपन जी करता हूँ। जी, बिल्कुल। जी, तो हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर जितेन, तो ही वांट टू आस्क समथिंग टू यू। हमारी फ़ोरम के पार्ट भी हैं डॉक्टर जितेन और वो तैयारी भी करते हैं और कराते भी। सो ओवर टू यू डॉक्टर जितेन। उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपना माइक म्यूट ना करेगा। आई विल अलाउ वन बाय वन टू एवरीबॉडी। ठीक है? जो भी आपके क्वेश्चन है आयुषी जी बहुत अच्छे से सभी के आंसर कर रही है। तो ओवर टू यू डॉक्टर जितेन। जी जी, ओके। हेलो, आवाज आ रही है मेरे? यू जी आर जी, ऑडिबल सर, आपकी यू आर आवाज़। ऑडिबल। जी बिल्कुल। जी, सबसे पहले मैडम मैं आपको प्रणाम करते हुए मैं कुछ बोलूँ? जी जी, बिल्कुल हेलो। बोलिए। आशुतोष जितेंद्र जी। आज वैसे मैंने आप काफ़ी जो डाउट था वो मैंने आपसे सुन लिया है। मैंने भी एमबीबीएस जस्ट एमएस किया हुआ है। 2010 बैचेस से था मैं। एआईपीएमटी से दिया था, उस समय नीट नहीं था, तो मैंने थर्ड रैंक हासिल किया हुआ था उस समय। तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से मैंने एमबीबीएस किया। फिर उसके बाद एमएस किया मैंने वहीं से कार्डियोलॉजिस्ट से। अच्छा अच्छा। देन राम मनोहर लोहिया में मेडिकल ऑफिसर के तौर पे मैं रहा, तो अभी मैंने वहाँ से लीव ले लिया मतलब। अच्छा सर।
हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद मैं ये सोचते हुए मैं इधर आया कि क्यों ना इधर उसमें डाइवर्सिटीज का माहौल कम था, क्योंकि ओनली वहाँ मैं सेवा कम एक लिमिटेड क्षेत्र था सेवा देने का। क्यों ना मैंने सोचा कि थोड़ा सा और डाइवर्सिटीज बढ़ जाएगी अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर बनते हुए थोड़ा समाज की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाऊंगा मैं। तो इसलिए जी तो थोड़ा मैं इधर आने का मैंने सोचा कि शायद मैं इधर जाके और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सकता हूँ। हाँ, तो बस थोड़ा से कुछ डाउट थे, तो आपने जो बता दिए कि ऐसे राइटिंग, सबसे बात ये थी कि ऐसे राइटिंग कैसे लिखा जाए, तो आपका थोड़ा सा सुन लिया तो मैंने वो हो गया क्लियर, नो डाउट। और मैगजीन के बारे में भी आपने बता दिया, नो डाउट। मैं भी ज़्यादा मटेरियल प्रेफर नहीं करता हूँ। जी जी और जैसे जी कि डॉक्टर साहब जी। ऐसे, हाँ, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट दे रखा है, ऑप्शनल है, ज्योग्राफी है मेरा। जी हाँ, वैसे मैं पहले ही सोचा था कि मैं फिजियोलॉजी ले सकता, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी मेडिकल साइंस ना लेते हुए मैंने इसको प्रेफर ज़्यादा कर दिया, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, क्योंकि एमबीबीएस में मैंने छोड़ रखा था। जी जी मैं के जी बाद उसमें ना पढ़ा, ओनली फिर कार्डियोलॉजिस्ट पढ़ा था, उसके बाद में कोई और सब्जेक्ट आता ही नहीं है मैं, इसलिए तो ठीक किया वैसे मैंने आपके अनुसार। हाँ, एंथ्रोपोलॉजी भी आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट है जिसमें जेनेटिक्स और ये सब होता है, तो वो जी बायोलॉजी वाले बच्चे यदि जी जो मेडिकल साइंस के जो फील्ड के जो बच्चे होते हैं, वो या तो आपने जैसे बोला कि वो मेडिकल वाला ऑप्शन ले लेते हैं, या तो फिर वो एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं, क्योंकि उसमें जो एक जी पोर्शन होता है पेपर वन का पूरा आधा पोर्शन होता है, वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी होता है। और जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी होता है वो कहीं ना कहीं जो आप मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं उसका बहुत ही बेसिक जो रहता है वो हमारा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में रहता है, तो उसमें उन्हें आसानी होती है पढ़ने में और समझने में। तो अगर आपने इस बार का फॉर्म जी नहीं भरा है तो आप अपने ऑप्शनल के बारे में सोच सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी भी नहीं बहुत मैम, अच्छा ऑप्शनल है। जी मैम, फॉर्म भर दिया है, सबमिट कर दिया था। और मैंने 2019 में भी पेपर दिया था। नोट, उस समय मैंने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो 72 क्वेश्चंस मेरा सही था। तो फिर आपका तो क्लियर हो गया होगा ये तो मतलब। हाँ, मैं इतना वो कंटेंट ना था, कंटेंट नहीं हो इकट्ठा हो पाने के कारण नहीं दिया था मैंने। तो आपने मेंस आयुष नहीं दिया प्रीलिम्स होने के बावजूद भी? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो आयुषी जी, डॉक्टर साहब के क्वेश्चन में कैड ये ऑन करना चाहूंगा मैं सभी एस्पायरेंट्स के लिए। इस पर की प्रतियोगिता दर्पण पीडी में सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का लिस्ट और कितने लोग अपियर होते हैं और कितना परसेंटेज लोग पास होते हैं, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के सिलेक्शन में थोड़ा सा अगर इनपुट दे पाए हम सभी एस्पायरेंट्स को, डॉक्टर साहब के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा। जी मैम। जी जी बिल्कुल। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेक्शन के लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। आप जैसे कि आपने भी बोला कि हमें थोड़ा सिलेबस देखना चाहिए हर एक ऑप्शनल का। आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आपका एप्टीट्यूड, आप उस ऑप्शनल को पढ़ सकते हैं और उसको काफ़ी लंबे समय तक पढ़ सकते हैं क्या। तो यदि आपका ग्रेजुएशन का जो स्टडी है वो यदि आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, या आप मेडिकल साइंस फील्ड से हैं, तो आप वही सेम ऑप्शनल आप यूपीएससी में भी ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके ग्रेजुएशन के द्वारा होगा। बट अगर ऐसा है कि आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को नहीं चूज करना चाहते हैं, तो आप दूसरे डिफरेंट ऑप्शनल्स के सिलेबस को देखिए, आप उनके जो बेसिक नोट्स नेट पे अवेलेबल हैं उनको दो तीन दिन पढ़ के देखिए और देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। और ये भी देख लीजिए कि किसके नोट्स अवेलेबल हैं, आपको सेल्फ स्टडी कर ज्यादा प्रेफरेबल है, आपके पास मौका है बाहर जाने का, या फिर आपको कोचिंग कर सकते हैं आप। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है ऑप्शनल सिलेक्शन के लिए। क्योंकि मेरे पास ऐसा था कि मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहती थी ऑप्शनल की, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि एक छोटा ऑप्शन लेना, एक सिंपल ऑप्शन लेना जो कि मैं 2 महीने में कवर कर पाऊँ एग्जाम के पहले, क्योंकि मेरे पास टाइम पीरियड बहुत कम था। तो आप अपने डिफरेंट क्राइटेरियाज जो है उनको एक पेपर पे लिख लीजिए और सिलेबस देखिए और बेसिक जो नोट्स है उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इस ऑप्शनल में क्या क्या है और मेरी इसमें रुचि है या नहीं। मैम, जैसे एक बार हम लोगों ने सब्जेक्ट अगर सिलेक्ट कर लिया, सपोज आई हैव डन एमबीए इन मार्केटिंग, सो मेरा सब्जेक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, पर मैंने मैनेजमेंट से बाहर जाके कोई और सब्जेक्ट ऑप्शनल किया, या डॉक्टर साहब मेडिकल फील्ड से हैं बट ही हैज टेकन दी ज्योग्राफी, तो क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इंटरव्यू पे पड़ता है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं इंजीनियरिंग से थी, बट मैंने कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ना चूज करके मैंने एंथ्रोपोलॉजी चूज किया, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मेरा जो आंसर था उनके लिए ये था कि कंप्यूटर साइंस जो है वो एक तो ऑप्शनल नहीं होता है यूपीएससी में, और दूसरा ये कि मेरे पास टाइम पीरियड बहुत कम था और मुझे सेल्फ स्टडी करनी थी। तो उस आंसर से मेरी इस ऑनेस्टी को देखकर वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, और उन्होंने उससे मुझसे बोला था कि दैट साउंड्स लाइक अ सेंसिबल आंसर। क्योंकि यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो कितना पैशनेट है अबाउट द सब्जेक्ट, बट जो कई बार ऐसा होता है कि हम उनको सच्चाई नहीं बताते हैं कि हमने किस वजह से अपना ऑप्शनल सिलेक्ट किया है ये वाला। तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपको उतना इंटरेस्ट नहीं था आपके जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसमें, या फिर आप ये बता सकते हैं उनको कि इसका मटेरियल उतना प्रॉपरली अवेलेबल नहीं था मार्केट में, या फिर आप उनको ये बता सकते हैं कि आपको ऐसा लगा कि आप इस सब्जेक्ट को और नहीं पढ़ना चाहते, बल्कि आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट के थ्रू। तो आप अपना एक ऑनेस्टली आंसर इसका तैयार कर लीजिए, और कोई भी सब्जेक्ट लीजिए जो जिसमें आप इंटरेस्ट आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है। जी डॉक्टर साहब, कोई क्वेश्चन हो आपका तो? क्वेश्चन क्लियर हो गया मेरा, मैक्सिमम आप बता ठीक दिए, है, जो भी ऐसे ऐसे राइटिंग वाला था। ओके, ठीक है मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच श्योपुर से रामलखन जी है। रामलखन जी अपना क्वेश्चन पूछें। नमस्ते मैम, मैं रामलखन मीणा आदर्श परिवार श्योपुर से बिलोंग करता हूँ। फर्स्टली तो दीदी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने हमारे मध्य प्रदेश, भारत और नारी शक्ति का मान बढ़ाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। दीदी कि आपने 3 बार अटेम्प्ट किया हुआ है प्री, तो और मैं पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, तो आपसे उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि सिलेबस काफी ब्रॉड होता है और पता नहीं चल पाता है कि क्या करना है, क्योंकि केवल की पॉइंट रहते हैं प्री में। आप मुझे बताएं कि कम समय, क्योंकि अभी मुझे 4 अक्टूबर वाला करना है तो कम समय है, सिलेबस थोड़ा कुछ तो मैंने रिवीजन करना बाकी है और कुछ ऐसे हैं जो मैंने पढ़े नहीं, तो उसके बारे में दीदी आप क्या बताना चाहिए कि उस जब आपके सामने कंडीशन बनती थी तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? आप ऐसा कीजिए कि टेस्ट पेपर्स लगाना चालू कर दीजिए आज से ही। तो आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे और जितना ज़्यादा उनका जो डिस्कशन जो एनालिसिस वाला पार्ट है, क्योंकि ऐसा होता है कि क्वेश्चन का जो डिटेल्ड आंसर है वो दिया रहता है टेस्ट सीरीज के पीछे। तो अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके डिटेल के आंसर के डिटेल के थ्रू मिल जाती है। यदि 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उस पेपर में, तो अराउंड 400 क्वेश्चंस का नॉलेज आपको उसके सॉल्यूशन के थ्रू हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी में आपको 5 से 6 घंटा लगेगा, बट 400 क्वेश्चन के लिए 6 घंटा लगाना मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है या बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि आप एक ये एक्सरसाइज तो चालू कर ही दीजिए, और दूसरा ये कि आप करंट अफेयर्स के लिए जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं, एक सोर्स को पकड़ लीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। कम से कम 2 घंटा उसमें दे दीजिए कि आप उस मैगजीन को पढ़ के बार बार रिवाइज कर रहे हैं। और तीसरा जो आपका बचा हुआ टाइम है उसमें आप अपना स्टैटिक पोर्शन रिवाइज कीजिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से आपका जो दिन का टाइम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और आप हर एक पार्ट को इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि स्टैटिक से ज्यादा क्वेश्चन आए, हो सकता है करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आए, बट आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है, जो कि आपकी टेस्ट सीरीज से हो जाएगी, और बाकी दोनों चीजों को भी आप टाइम दे पाएंगे। जी दीदी मेरा जी। क्लियर है। आयुषी जी, आपको बताते बहुत खुशी हो रही है मुझे कि हमारा जो आदर्श परिवार है उसमें 90% फीमेल्स लोग प्रिपरेशन कर रही हैं, और फीमेल्स का कितना जोरदार इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है कि आगे देश को सर्व करेंगी, कंट्री को सर्व करेंगी। तो नॉट ओनली यू रिप्रेजेंटिंग द विदिशा, बट एमपी को और भी आगे रिप्रेजेंटेशन मिले अगले साल और उसके अगले साल। तो बहुत सारे फीमेल्स भी मौजूद है हमारे ग्रुप में। आई वुड कॉल फ्रॉम द ग्वालियर काजल, आपका क्वेश्चन आप बिल्कुल पूछें। काजल फ्रॉम द ग्वालियर। जी मैम। हेलो मैम। हेलो। Congratulations ma'am firstly. थैंक यू। Ma'am, I am from Gwalior and right now I am doing graduation from BA. काजल, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट वन थिंग, आप क्वेश्चन हिंदी में पूछ लें प्लीज, या आई विल ट्रांसलेट, बिकॉज जी हमारे बहुत सारे लोग और पेरेंट्स लाइन पे जुड़े हुए हैं आज, तो वो लोग सब हिंदी में कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, तो प्लीज जी आप जी हिंदी में क्वेश्चन करें। जी ओके मैम, मेरा क्वेश्चन यही है आपसे कि आपके लिए प्रॉब्लम्स कहाँ आई, कौन से इस टाइप के जो फेस आपको, मतलब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी जो हम लोगों को ना करना पड़े, ऐसी कौन सी इश्यूज थे आपके जो हमें बताइए आप, जो आपको प्रॉब्लम्स हुई करते टाइम, मतलब आपने जब भी ऑप्शनल में लिया तो उसमें किस चीज़ की प्रॉब्लम हुई, प्री जब आपने आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पा रहा था तो उस टाइम पे किस प्रॉब्लम्स के बारे में आपने थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में?
हाँ जी, मैंने जैसे पहले भी बताया कि पहले अटेम्प्ट में मैंने ये दिक्कत हो गई थी कि मैंने मल्टीपल सोर्सेज से एक ही चीज़ को पढ़ने की कोशिश की। तो मैंने हर जगह से 3-4 जगह से करंट अफेयर्स पढ़ लिया, तो उसमें मेहनत भी बहुत लगी, बट आखिरी में जाके मैं उसको रिवाइज़ हर जगह से नहीं कर पाई। तो उसकी वजह से मुझे दिक्कत हुई, और दूसरा ये कि मैंने टेस्ट पेपर्स उतने ज़्यादा नहीं लगाए, तो थोड़ा लेट लगाना चालू किए थे टेस्ट पेपर्स। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने हो गई थी, तो रिवीजन का इशू हो गया था और दूसरा टेस्ट पेपर्स या प्रैक्टिस का। तो ये जो 2 गलतियाँ हैं, मैं कहूँगी कि कोई भी जो बच्चा अभी प्रीलिम्स लिख रहा है तो वो ये 2 गलतियाँ ना करे। अपने सोर्सेज़ को लिमिट कर लीजिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और जो ऑप्शनल वाली बात आपने कही, तो ऑप्शनल का हमने जैसे लास्ट जो अभी जो आंसर दिया था डॉक्टर जी को, उनको भी हमने बताया था कि ऑप्शनल को सिलेक्ट करते टाइम आप थोड़ा केयरफुल रहें। यदि उसको सिलेक्ट करने में यदि आपको 1 महीना भी लग रहा है तो उस 1 महीने को आप लगाएँ। क्योंकि एक बार जब आप अपना सही ऑप्शनल सेलेक्ट कर लेंगे अपने रुचि के अनुसार, अपनी इंटरेस्ट के अनुसार और अपने एप्टीट्यूड के अनुसार, तो आपको उसको कंप्लीट करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। और यदि आप अपने अपने ऑप्शनल गलत सही नहीं होता है, आपके लिए गलत है या सही है वो मायने रखता है। तो यदि आपने कोई गलत ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया है अपने लिए, तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप पहले से ही थोड़ा केयरफुल रहें, थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस उसी हिसाब से स्ट्रीमलाइन कर लें कि आपको कितने टाइम में करना है, आपको कोचिंग करना है या नहीं करना है, सोर्सेज क्या अवेलेबल हैं, ऑनलाइन सोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हैं या नहीं, नोट्स मिल जाएंगे क्या नहीं आपको इस सब्जेक्ट के। तो इन सब 4-5 क्राइटेरिया को आप थोड़ा ध्यान में रखना ऑप्शन सिलेक्ट करते टाइम। मैम एक चीज और, मैम जैसे नॉर्मली किसी का भी इंटरव्यू या फिर किसी के बारे में बात करते हैं, जो भी हमारे टॉपर्स रहे, उनसे यही सीखने को मिलता है कि 8 से 10 घंटे पढ़ना कंपलसरी है या फिर 16 घंटे पढ़ना कंपलसरी, इट्स अ कंपलसरी या फिर मतलब जितना हम जितना दे सकते हैं उतना जरूरी है? देखिए, जितना दे सकते हैं उतना ही आप दे पाओगे, तो ये तो फिर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहा। और दूसरा ये बात इम्पोर्टेंट है कि यूपीएससी की पढ़ाई जाहिर सी बात है थोड़ा हमसे टाइम ज़्यादा मांगती है इन कंपैरिजन टू जो हम दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। जब एग्जाम्स के पहले का 1.5 या 2 महीना होता है, तब तो एकदम ही ऐसा हो जाता है कि आपको खाने के लिए बस आप 15 मिनट देते हैं। कई बार आप अपनी थाली रूम पे ही लाके खाना खाते हैं और साथ के साथ अपने फ़ोन में या अपनी एक नोटबुक लेकर रिवाइज करते जाते हैं। तो वो रहता है कि आपको टाइम तो ज़्यादा देना पड़ेगा, बट ये भी है कि आप कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो कई बार हो सकता है कोई दूसरा इंसान या इसी चीज़ को 3 घंटे में कंप्लीट कर ले, और यदि आप एकदम अपना दिमाग खोलकर एकदम कंसंट्रेट करके उस चीज़ को कर रहे हैं, तो हो सकता है आप 1 ही घंटे में वो चीज़ कर लें। तो वो एक अंतर हो सकता है टाइम के रिलेटेड। जी, थैंक यू मैम। जी, मेरे पास मैम बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपसे सिर्फ 1 मिनट में इनपुट चाहूंगा मैम कि लोग पूछना चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी का क्या रोल है और एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ा जाए यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। एनसीईआरटीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्पेशली मैंने एनसीईआरटीज़ रेफ़र की हैं ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और मैंने पॉलिटी हिस्ट्री की भी एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं। बट उसके लिए फिर मैंने स्टैंडर्ड बुक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि एनसीईआरटी दिया गया था वो स्टैंडर्ड बुक्स में ऑलरेडी अच्छे से कवर किया हुआ था। बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए या स्टैंडर्ड बुक्स पे ना जाते हुए आप पहले उसको शॉर्ट लेवल से या स्मॉल लेवल से स्टार्ट करने के लिए आप एनसीईआरटी से पढ़ना चालू कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पे चले जाइए, और यदि कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगती है तो आप उसको स्टैंडर्ड बुक्स में ही या एक नोट्स अलग से ऐड कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटीज़ पढ़िए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उससे जनरेट कीजिए, फिर स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाइए, फिर करंट अफेयर्स के माध्यम से उसको अपडेट करते रहिए। तो ये 3 लेवल का प्रोसेस होना चाहिए आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स को कवर करने का। जी जी, मतलब आपने स्टेप टू स्टेप पूरा फॉलो किया कि स्टैंडर्ड बुक जी जाने जी। के पहले आपको कैसे एनसीईआरटी के लिए गुजरना है। जी, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैम से 2-3 क्वेश्चन और लेंगे। सूफी खान अपना क्वेश्चन जल्दी फिर पूछे मैम से। सूफी खान। जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जी मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने अभी स्टार्टिंग किया और मेरा गैप भी बहुत सारा है, तो मेरे को इसी से सर से एक्सप्रेशन मिला है कि यूपीएससी, तो मैं यही जानना चाहती हूँ क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, या फिर जैसे कि आपका कहना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, और आपको हर दिन जो नेगेटिविटी आती थी आप उसको कैसे दूर करती थी? जैसे मुझे भी आती है, तो कैसे मोटिवेशन लाइन रहती है आपकी? तो आप सबसे पहले जैसा मैंने बोला कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको यूपीएससी क्यों करना है।
तो यूपीएससी क्यों करना है, यदि ये आपको क्लियर रहेगा तो आपकी कितनी भी बड़ी कठिनाई आ जाए, तो यदि आपको वो रीजन यदि आप बार बार देखेंगे, अपने आप से बोलेंगे कि मुझे इस वजह से यूपीएससी करना है, जैसे मेरे लिए था कि मुझे समाज को कुछ वापस देना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो वो एक रीजन आपके पास यदि क्लियर रहेगा तो उस फेलियर्स के बावजूद भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। और आप, जाहिर सी बात है, और एक लेडी होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि हमें क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं, स्पेशली जब थर्ड अटेम्प्ट तक आपका या सेकेंड अटेम्प्ट में आपका क्लियर नहीं होता है, तो एक सोसाइटी की तरफ से भी प्रेशर हमारे ऊपर थोड़ा सा जनरेट होता है, तो उससे भी हमको डील करना पड़ता है। बट आप ऐसा मान के चलिए कि ये जो आपका अटेम्प्ट आने वाला है, ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है, और आप पूरी मेहनत इसमें कीजिए ताकि ये आपका आखिरी अटेम्प्ट सच में बन जाए, क्योंकि एज ए लेडी हमको थोड़े कम मौके मिलते हैं अपने आप को साबित करने के या पढ़ने के। तो मैं कहूंगी कि आप अपने आपको मिलने वाला हर एक सेकेंड या हर एक घंटा या हर एक दिन उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज करें, और अपना जो कारण है उसको क्लियर रखें कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं। जी जी मैम, थैंक यू। और मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आपने बताया करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते थे, बट उसको किस तरीके से आपका कोरिलेट करने का था करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका, आप थोड़ा बताएं। करंट अफेयर्स के लिए मैंने 2 सोर्सेज फॉलो किए, पहला तो मंथली मैगजीन और दूसरा न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर को मैं पहले फ्रंट पेज काफ़ी अच्छे से पढ़ती थी, फिर आप डायरेक्टली एडिटोरियल पेज पढ़ सकते हैं, और आपका जो एडिटोरियल पेज और जो फ्रंट पेज वाले जो पेजेस हैं उनको अभी के लिए छोड़ दीजिए, और डायरेक्ट एडिटोरियल पेज पढ़िए और वहाँ से आखिरी पेज तक पढ़िए। तो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन को आप इग्नोर कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में गवर्नेंस का पेज आता है, उससे वो काफ़ी अच्छे से बताते हैं किस तरीके से लोगों की लाइफ को ईज़ी बनाने के लिए क्या-क्या पहल ली जा रही है देश भर में। और जो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पेज आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक्सप्लेन्ड करके एक पेज आता है जिसमें वो हर एक चीज़ को या हर एक बहुत सारे डिफरेंट न्यूज़ को वो बहुत डिटेल में कवर करते हैं, बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं, तो वो पेज आपको नहीं इग्नोर करना है। और फिर ये सब करने के बाद मुश्किल से 5 या 10 मिनट में आप जो फ्रंट पेज से एडिटोरियल तक के पेजेस हैं उनको एक बार पलट लीजिए, क्योंकि बेसिकली उसमें पॉलिटिक्स की न्यूज़ आती है, राजनीति से रिलेटेड न्यूज़ आती है, जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तो यदि बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है तो ज़रूर आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अदरवाइज बस इसे पेज पलट के देख लीजिए कि अच्छा ये चल रहा है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में गवर्नर ने ऐसा किया वैसा किया, तो उस तरीके से पॉलिटिक्स की न्यूज़ आप ऊपर ऊपर से स्कैन कर लीजिए। और मैम ऐसा तो नहीं है ना, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनको अलग न्यूज़पेपर देखना चाहिए, हिंदी मीडियम वाले भी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस उनके लिए हाँ जी, हाँ सफिशिएंट जी। होता है? जी, 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 बिल्कुल। जो एग्ज़ाम की तैयारी है, एग्ज़ाम का सिलेबस है, एग्ज़ाम का तरीका है, वो दोनों ही मीडियम के लिए सेम है। तो इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा एग्ज़ाम की तैयारी में। जी ओके मैम, जी, आई थैंक थिंक यू। सूफी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। बिन्नू, आप अपना क्वेश्चन पूछे जल्दी से मैम से। मैम, यू आर द सेलिब्रिटी फॉर द एमपी। मेरे पास इतना लंबा लिस्ट है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन की क्वेश्चंस के लिए, पर मैं आपके टाइम की कीमत बहुत जानता हूँ, तो सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं। बिल्कुल। बिन्नू प्लीज फास्ट अपना क्वेश्चन पूछे। Good afternoon, ma'am, and first of all, congratulations. थैंक यू। And जैसे कि मैं आई एम बीनू नागर फ्रॉम बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट श्योपुर, एंड मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैं जैसे हमें कोई सब्जेक्ट, जैसे कि कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, तो हम उसको कैसे कवर करें और उसको कैसे मतलब पढ़े कि वो हमें इजी लगने लगे। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़िए। आप ये मत सोचिए कि आप उसको रटने वाले हैं या ये इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है। तो जो पहली रीडिंग होनी चाहिए उसमें आप बस सब्जेक्ट का फील लीजिए, आप डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। और यदि आपको कॉन्सेप्ट कोई बहुत टफ लग रहा है तो उसमें आप ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपको सोलार एक्लिप्स समझ में नहीं आ रहा है, तो शॉर्ट जो डॉक्यूमेंट्रीज है नेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप डालेंगे और आपको वो स्मॉल वीडियोस मिल जाएंगे 5-10 मिनट के, तो बस उनको देख लीजिए एक बार, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा अच्छे से वो एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए। दूसरा ये कि एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, आपको अच्छे से सब्जेक्ट समझ में आ गया, तो कई सारी चीज़ें ऐसे होंगी कि जो आपको अंडरस्टूड हो जाएंगी और आपको बाद में उनको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी रीडिंग में चाहें तो आप उस बुक का या उस सब्जेक्ट के नोट्स बना सकते हो उस पर्टिकुलर सोर्स से।
तो नोट्स में आप क्या करें, जो चीजें आपको याद रखना है, जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, डिफिकल्ट चीजें हैं, क्रिस्प बहुत ही पॉइंट्स फॉर्म में आप उस चीजों को लिख लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, तो उसमें बहुत ही छोटा छोटा डिफरेंस होता है। या फिर पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर या प्रेसिडेंट की बात करें, तो उसमें बहुत ही छोटा छोटा डिफरेंस होता है। जो हमारे गवर्नर और प्रेसिडेंट के पावर्स में जो डिफरेंस होता है, उसको आप उस डिफरेंस को लेके रख लीजिए। इस तरीके से आप क्रिस्प फॉर्म में अपने नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, आई होप बिन्नू आपको आंसर मिल चुका होगा। मैम ने कहा कि क्रिस्प फॉर्म में हमें नोट्स फॉर्म करना है। एक क्वेश्चन इंदौर से लेते हैं, मुस्कान गोयल अपना क्वेश्चन पूछें। हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए? बिकॉज इंग्लिश में दिक्कत होती है पढ़ने में। ओके, मुझे क्या इन न्यूज़पेपर्स का हिंदी मीडियम का वर्जन नहीं आता है क्या, या फिर इनका आपको ट्रांसलेशन मिल जाता है? आपने सर्च करके देखा क्या? पेपर आ जाते हैं वैसे। ओके, अगर इन्हीं पेपर्स का अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन मिलता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। आप उन्हीं को ही पढ़िए, क्योंकि ये मेरे खुद के टेस्टेड सोर्सेज हैं और मुझे बाकी सोर्सेज के बारे में आइडिया नहीं है। अगर आपको इन पेपर्स का हिंदी वर्जन मिलता है तो ये अच्छी बात होगी, अदरवाइज आप जो हिंदी के जो मैगजीन्स आते हैं उनको आप प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। जी आयुषी जी, एक क्वेश्चन सभी के बिहाफ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग छोटे छोटे गांव से भी ज्वाइन है ग्रुप पे। क्या लगता है आपको कि सेल्फ स्टडी से भी यूपीएससी को क्रैक किया जा सकता है, या मुखर्जी नगर के बड़े बड़े संस्थान या इंदौर के बड़े बड़े संस्थान, क्या व्यक्ति के अंदर की प्रिपरेशन का मादा उसकी सेल्फ स्टडी और जिस प्रकार से एक कंस्ट्रक्ट फॉर्म में, जैसे जूम पे हम लोग सुबह शाम तैयारी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्या कंस्ट्रक्ट फॉर्म में भी यूपीएससी जैसे पहाड़ को क्रैक किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। मैं मानती हूँ कि सेल्फ स्टडी से बिल्कुल इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि एंड में मैंने कई सारी चीज़ें सेल्फ प्रिपेयर ही की थी और